Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Evening, ma'am. Video and audio is clear now. Yes, ma'am. Yes, ma'am. आपकी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है? Yes, ma'am. ओके. अदिति, आपको क्लियर है? Yes, ma'am. ओके. So this is our second session of selecting a word or phrase, right? हमने कल एक सेशन किया था. देखिए ये गलत है. ठीक है. इसमें कल मैंने आपको बताया कि ये जो हमारे पास एक ब्लैंक्स आते हैं, ये ब्लैंक एक हो सकता है या दो हो सकता है. एक सेंटेंस हमारे सामने है, उस सेंटेंस में एक ब्लैंक है या दो ब्लैंक है, और उन वन और टू को टू ब्लैंक, इट मे बी वन और मोर देन वन, मतलब 2 3 कितने भी हो सकते हैं. और उन ब्लैंक्स को जो हमें भरना है, फिल करना है, उसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, ABCD. ठीक है. इन ऑप्शन में हमें जो मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड या फ्रेज जो भी है, जो भी मिसिंग है, जो भी हमें ब्लैंक में फिल करना है, वो हमें भरना होता है. ठीक है. इसके लिए हमने बताया, कल मेरी बात हुई आपसे तो मैंने आपको क्लियर किया था कि इसके लिए 2 चीज़ें हमें पता होना बहुत ज़रूरी है. एक तो हमारी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, तो हमारे लिए वोकैब का की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमने कल भी देखा कि वर्ड्स इतने सिमिलर सेंस के थे, इतना उनके सिमिलर मीनिंग थे. यदि हम सिर्फ अर्थ पे जाते तो हम प्रॉपर वर्ड सेलेक्ट नहीं कर पाते. हमने क्या था कि उसके अर्थ के साथ साथ वो किस सेंस में यूज़ हुआ है वो भी हमें ध्यान रखना था, और तब हमें एप्रोप्रिएट वर्ड मिलता कि इसमें क्या, इस ब्लैंक में क्या भरना है, क्या फिल होगा. ठीक है. तो इसके लिए हमें क्या चीज़ आना बहुत ज़रूरी है. एक तो वोकेबलरी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. इसके अलावा हमें ग्रामर की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है. ठीक है ना. तो ग्रामर का अच्छे से पता होना ज़रूरी है. फिर कल हमने इनको किस तरह, इस एक्सरसाइज को किस तरह सॉल्व किया जाता है, इसके लिए हमने एक स्ट्रैटेजी प्लान की थी. उस स्ट्रैटेजी में क्या हमने देखा कि उस स्ट्रैटेजी में सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू रीड द सेंटेंस थॉरोली. ठीक है ना. तो हम उस सेंटेंस को प्रॉपरली रीड करेंगे, जो भी सेंटेंस हमारे सामने है. फिर उसको हम देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है यह हमें कैसा सेंस दे रहा है, नेगेटिव सेंस दे रहा है या सेंस हमें कैसा दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है. ये नहीं कि वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में, नहीं, उसका जो सेंस है, उसका जो भाव है, वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है या नेगेटिव में आ रहा है. तो जब हमें ये पता चल जाएगा कि इसका ये जो भाव है ये पॉजिटिव में आ रहा है, तो हम पॉजिटिव वर्ड, जो ब्लैंक होगा, जो रिक्त स्थान होगा, जो खाली जगह होगी, उसमें क्या होगा, पॉजिटिव ही वर्ड भरा जाएगा. और यदि सेंटेंस हमारा नेगेटिव मीनिंग दे रहा होगा तो उसमें नेगेटिव भरा जाएगा. तो उसमें हम किस टेक्निक का और यूज़ करेंगे, वो है एलिमिनेशन. माने हम क्या करेंगे कि जो जो हमारे ज़रूरी नहीं होंगे उनको हम पहले एलिमिनेट कर लेंगे और उसके बाद हम उसको करेंगे. जो भी बचे हुए रेस्ट ऑफ दी 2 और 3 वर्ड्स, मान लीजिए 4 हैं, एक ही हमने एलिमिनेट कर दिया, तो हमें 3 में से ही तो फाइंड आउट करना है. ठीक है ना. और यदि हमें लगा कि नहीं 2 निकल गए तो 2 ही बचे, फिर बचे हुए 2 में से हमें फाइंड आउट करना है. तो इस तरह से एलिमिनेशन टेक्निक का हम यूज़ करेंगे. और फिर हम क्या करेंगे, चीज़ों को विजुलाइज करेंगे. विजुलाइज का मतलब क्या होता है, उसमें ये समझना कि इसका सेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या दे रहा है. देखिए कल हमने एक सेंटेंस पढ़ा था जिसमें रिच डाइट और बैलेंस डाइट का बहुत ज़्यादा, हम बिल्कुल ऐसा लग रहा था बिल्कुल आस पास ही हैं, लेकिन जब हमने उसके सेंस को समझा कि
वो दे आर टॉकिंग अबाउट गुड हेल्थ, वो एक अच्छी हेल्थ के, मजबूत हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें लगा रिच डाइट मिलनी चाहिए उस बंदे को, ठीक है ना। तो ये हमें क्या करना है, उसको विजुलाइज भी करना है। तो ये हम इन 4 टेक्निक के साथ साथ हमारा, खैर ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है ही है, हम इनको यूज़ करते हुए हम अपने सेंटेंस को फिल करेंगे और प्रॉपर वर्ड सेलेक्ट करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, पहले हमारे पास सेंटेंस आता है, अ मदर अपसेट द कैटल ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड, फिर डैश है यानी ब्लैंक है आपके पास, हर राइट हैंड बैडली। अब ये हुआ कि उसका सीधा हाथ जो था वो बुरी तरह से क्या हुआ, अब जब उसकी माँ ने जो बॉइलिंग वाटर यानी उबलते हुए पानी की जो केटल थी ना, उसको अपसेट कर दिया, मतलब उसको गिरा दिया, तो क्या हुआ, उसका राइट हैंड। अब यदि कोई हमसे ये बात कहे, जैसे हमने सबसे पहले जब ये सेंटेंस पढ़ा कि माई मदर अपसेट द केटल ऑफ बॉइलिंग वाटर, कि मेरी माँ ने उबलते हुए पानी की बॉटल को, केटल को अपसेट कर दिया, गिरा दिया, तो क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ, हर राइट हैंड बैडली। तो अब उसका जो सीधा हाथ है वो बुरी तरह या तो जल गया, झुलस गया, ऐसे ही कुछ हुआ होगा ना। अब हम अपने ये ऑप्शन देखते हैं। पहले हमने सेंटेंस को अच्छे से पढ़ा, चूँकि ये हमें क्लियर होता जा रहा है। कई बार क्या होता है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि हमें क्लियर नहीं होता, तब हम उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ये हमें समझ में आता जा रहा है, तो हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया। बिल्कुल क्लियर है। बॉइलिंग वाटर, उबलता हुआ पानी, कैटल, केतली, माई मदर, मेरे हाथ, मेरी माँ की, और मेरी माँ ने, और अपसेट माने या तो गिरा दिया। मान लो अपसेट आपको नहीं भी पता है तो गिरा ही नहीं, कहीं वो अपसेट करती, माने प्रॉपरली प्लेस नहीं करी, उसका परिणाम क्या हुआ, हर राइट हैंड बैडली, उसका सीधा हाथ बुरी तरह। अब बुरी तरह क्या हो गया, अब पहला है वाउंडेड। वाउंडेड का मतलब होता है, वैसे यदि ये एज एन एडजेक्टिव या एज एन नाउन हो, यदि ये है तो घायल हुआ हुआ, मतलब इंजर्ड यहाँ पर आएगा, है ना, ये क्या हुआ, इंजर्ड। घाव के सेंस में भी आता है ये, इंजर्ड, ठीक है, जख्मी हो जाना। और दूसरा है, अभी हम सबके मीनिंग्स देखेंगे हमें किस किस के आते हैं। देखिए, सिजल्ड, सिजल्ड का मतलब होता है, इसका मतलब भी होता है झुलस जाना, इसका मतलब भी होता है झुलस जाना, झुलस जाना ये, मगर इसका मतलब झुलस जाना कैसा, क्रोध में झुलस जाना, गुस्से में उबल जाना, गुस्से से जल जाना। यहाँ होगा गुस्से से, गुस्से से झुलस जाना, मतलब कई बार होता ना, किसी चीज़ को देखकर एकदम गुस्सा आ गया, ज़ोर से आग बबूला हो गए, तो वो होता है सिजल्ड। अब जब सिजल्ड है तो इसमें यह है कि जैसे दिमाग का गर्म हो जाना, दिमाग गुस्से में लाल पीले हो जाना, वो है। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि वो गुस्से में नहीं हुई, उसका हाथ हुआ है। अब आ गया एक और है, स्कॉच। स्कॉच्ड का मतलब होता है, स्कॉच का मतलब होता है हीट तो यहाँ भी है, जला यहाँ भी है चीज़, बट स्कॉच कैसी होती, इतनी ज़्यादा हीट हुई, मतलब इतनी इंटेंस हीट थी कि उसने चीज़ों को ड्राई कर दिया, उसको जला दिया। लेकिन कैसे, जैसे पत्ते जो है ना, वो जब बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है तो झुलस जाते हैं, झुलस जाते हैं ना, लेकिन वो किससे, सन का जो एक्सपोजर होता है, सूरज का जो किरणें बहुत तेज़ी से पड़ती हैं पत्तियों पर, तो वो झुलस जाते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि ड्राइड आउट, मतलब सूख जाना, किससे, गर्मी से, हीट से, ड्राइड आउट बाय इंटेंसिव हीट, इंटेंसिव हीट। तो इसका ये मतलब हुआ। अब स्काल्डेड का क्या मतलब है, स्काल्डेड का मतलब हुआ, स्काल्डेड इसका मतलब होता है झुलस जाना,
जल जाना। और कैसे जल जाना? बर्न हो जाना। लेकिन बर्न कैसे होना? बर्न बाय हॉट वाटर और लिक्विड। अब किसी भी लिक्विड से जब जलते हैं, है ना, गर्म पानी से, चाय से, दूध से, तेल से, ऑयल गिर गया, तो जब हम इससे जलते हैं तो उसके लिए स्काल्डेड वर्ड का यूज़ होता है। दिस इज स्कॉल्डेड। ठीक है। अब Yes, यहाँ ma'am. किससे जल रहा है? बॉइलिंग वाटर से। तो कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? Scalded. D option. राइट, डी ऑप्शन इज राइट। अब देखिए, सबका मतलब झुलस जाना है। वाउंडेड माने होता है, स्क्रीनशॉट ले लूँगा। Just a minute. हाँ, तो मैंने आपको बताया कि इसमें ये चारों ऑप्शन का मतलब हमारे पास एक ही था कि झुलस जाना। बट वाउंडेड माने इंजरी होती है, किसी तरह का जख्मी हो जाना, है ना। तो वो जलने से नहीं है, वो जख्मी, जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ फिज़िकल इंजरी हो गई, तो उस तरह से है कि घाव हो जाना। आपने देखा होगा किसी का पैर टूट गया, हाथ टूट गया, किसी को गहरा घाव हो गया, कई सारे टाँके आए, तो वो वाउंडेड है। और सिजिल बिल्कुल अलग हो गया, गुस्से से झुलस जाना, दिमाग गर्म हो जाना। ये था स्कॉर्च्ड और स्काल्डेड। इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते थे, बट इसका मतलब है एक्सटेंसिव हीट, मतलब बहुत तेज गर्मी के कारण सूख जाना। यहाँ मतलब होगा सूख जाना, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। और स्काल्डेड तो एप्रोप्रिएट वर्ड है, इसलिए क्योंकि जब किसी लिक्विड से या किसी पानी से की गर्मी से बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, तो वहाँ पे स्काल्डेड यूज होता है। तो माई मदर अपसेट द कैटल ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड स्काल्डेड हर राइट हैंड, और उन्होंने अपना हाथ, सीधा हाथ बुरी तरह जला लिया। ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट है, प्लीज़ डू नॉट डैश एन ऑफर मेड बाय द चेयरमैन। अब ये क्या कह रहे हैं कि एक ऑफ़र मिला है जो चेयरमैन ने दिया था, तो प्लीज़ डू नॉट, उसको क्या मत करो, जो चेयरमैन ने आपको ऑफ़र दिया है उसको क्या नहीं करना है, रिफ्रेन करना है, रिफ्यूट करना है, रिफ्यूज़ करना है, रिफ्यूज करना है। क्या मतलब होता है? देखिए बारी बारी बताती हूँ, रिफ्रेन का क्या मतलब होता है। देखिए, रिफ्रेन माने होता है किसी चीज़ को स्टॉप करना, रोक देना, है ना। और किससे कोई काम कर रहा है, कोई somebody is doing something, तो you just have to stop from doing, उसको कुछ भी करने से रोकने को हम रिफ्रेन कहते हैं। तो रिफ्रेन का मतलब क्या होता है? स्टॉप फ्रॉम डूइंग, है ना, रोकना। ठीक है। इसका एक सेंस बचना भी होता है, इसको रोकना भी कहते हैं। जैसे किसी चीज़ से बचने के लिए भी ना, आप कुछ मतलब कोई काम नहीं करना चाहते हैं, तो उससे बचने के लिए भी रिफ्रेन का यूज़ होता है। कई बार म्यूज़िक को रिक्रिएट करने के लिए भी रिफ्रेन का यूज़ होता है, कि उसको रिपीट करना या रिक्रिएट करने के लिए। जो आजकल तो बहुत हो रहे हैं, जो मेडले बन रहे हैं, रिमिक्स हो रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे सॉन्ग्स मिला के उसको रिक्रिएट किया जाता है या रिपीट किया जाता है, तो वहाँ भी रिफ्रेन का यूज़ होता है। अब रिफ्यूट, तो यहाँ पर प्लीज़ डू नॉट स्टॉप एन ऑफर तो नहीं होगा ना, यदि हम रिफ्रेन को स्टॉप मान के चलें तो।
भाई ऑफर को स्टॉप नहीं करते हैं बल्कि, है ना? Yes, क्या ma'am. बेटा? ना रिफ्यूट का क्या मतलब होता है? खंडन करना मैम, खंडन है रिफ्यूट का मतलब होता है खंडन करना. मैम, खंडन करना, किसी की हाँ बात को झूठी ठहराना। हाँ बिल्कुल, किसी बात को डिसअप्रूव कर देना, डिसप्रूव कर देना, यस मैम, है ना? रिवर्ट Yes. कर देना, कहते हैं ना, रिवर्ट कर दिया उसको, पलट दिया उसको, उसका खंडन कर दिया। किसी हमने कहा कि नहीं ऐसा होना चाहिए और उसने तुरंत उसको रिवर्ट कर दिया, उसने कहा नहीं नहीं आप गलत कह रहे हैं, ये इलेक्शन ऐसे होना चाहिए, मान लीजिए वोटर लिस्ट ऐसी होना चाहिए, कुछ भी लाइक। तो रिफ्यूट का मतलब होता है उसको, उस बात को गलत साबित कर देना, है ना? Yes. तो इसका मतलब हो गया कि रिबट कर देना, ठीक है। अब रिफ्यूज़ का क्या मतलब होता है? रिफ्यूज़ का मतलब होता है यू हैव एन ऑफर इनकार एंड यू, करना. हाँ, करना, कि मना करना। एक मिनट, हाँ, रिफ्यूज़ का मतलब होता है यू हैव एन ऑफर, आपके पास ऑफर है एंड यू आर रिफ्यूजिंग द ऑफर, आप उसको रिफ्यूज़ कर रहे हो, आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो, मीन्स यू आर डिनाइंग टू एक्सेप्ट द ऑफर। तो ये हो गया, यस मैम, ओहो, डिनाई करना, है ना? किसी ऑफर को डिनाई करना। Yes, और ma'am. रिफ्यूज़ का मतलब तो आपको Yes, पता है, शेल्टर होता है, आपने पिक्चर देखी होगी रिफ्यूजिंग, Yes, ma'am. है ना? शेल्टर, शरण, आश्रय, रिजॉर्ट भी Yes. कहते हैं, लोग छुट्टियां बिताने रिजॉर्ट में जाते हैं ना। तो हाँ, तो रिफ्यूज़ का मतलब रिजॉर्ट भी होता है। तो अब यहाँ पर देखिए, रिफ्यूज़ तो बिल्कुल नहीं आएगा, रिफ्रेन बिल्कुल नहीं आएगा, Yes, ma'am. रिफ्यूट बिल्कुल नहीं आएगा, तो अब हमारे पास तो बचा ही है कि रिफ्यूज़, ठीक है ना? तो क्या हुआ? इनकार नहीं करना है ऑफ़र जो आएगा, तो प्लीज़ डू नॉट रिफ्यूज़ एन ऑफ़र मेड बाय द चेयरमैन। Chairman. चेयरमैन ने जो ऑफ़र आपको दिया उसको आप डिनाई मत करो, रिफ्यूज़ मत करो, मना मत करो, इनकार मत करो, ठीक है ना? रिजेक्ट मत करो। अब देखो सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं हम, क्या है सेंटेंस नंबर 3 हमारा? 2 हो गया, 1 हो गया, है ना? अब सेंटेंस नंबर 3 देखते हैं। द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बिगिन टू, अब अगेन सून। अब ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉन्फिडेंट है, किस बात को लेकर कॉन्फिडेंट है? दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब रहने का जो स्तर है, मतलब एक स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है वो विल बिगिन, वो कैसा शुरू होगा, विल बिगिन कैसा, कैसा होना चाहिए? अब जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है तो क्या वो रिवाइव करेगा, लिफ्ट करेगा, फ्लरिश करेगा या राइज करेगा? हाँ, तो जो कहाँ गया एरा, द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बिगिन टू रिवाइव। रिवाइव माने क्या होता? इफ समबडी इज डेड एंड कम बैक टू लाइफ, है ना? पुनर्जीवित होना, है ना? Yes, ma'am. कम बैक टू लाइफ को कहते हैं हम रिवाइव। तो कम बैक टू लाइफ तो नहीं होगा यहाँ पर, है ना? जो स्टैंडर्ड है वो कोई मरा हुआ नहीं है जो उसको दोबारा जीवन मिलना है, तो ये तो गया। और लिफ्ट माने उठाना। अभी उठाना किस सेंस में है? इफ़ यू आर लिफ्टिंग समवन और समथिंग, आप किसी चीज़ को ज़मीन से और हाथ में लेकर ऊपर उठा रहे हैं, मीन्स फिजिकली यू आर लिफ्टिंग वो एनीथिंग, लिफ्टिंग है ना? तो वो भी नहीं होगा। देखिए लिफ्ट से ही लिफ्ट बना है, जो मॉल वॉल में लिफ्ट होती हैं उससे ही ये लिफ्ट बना है, तो ये भी नहीं होगा। अब फ्लरिश और राइज दोनों का मतलब होता है ग्रो, ठीक है? दोनों का मतलब होता है ग्रो। Yes, ma'am. एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्लरिश और राइज? देखिए जो फ्लरिश है वो होता है मतलब किसी की हेल्थ में या किसी की प्रोग्रेस में
या किसी के बिजनेस में, उसका बिजनेस आजकल बहुत फ्लरिश कर रहा है, मतलब फल फूल रहा है, हिंदी में हम कहते हैं बड़ा फल फूल रहा है। किसी को कोई अचीवमेंट हो गया है तो वो अचीवमेंट के सेंस में, सक्सेस के सेंस में फ्लरिश होता है। अचीवमेंट, सक्सेस, है ना, उसमें फ्लरिश का यूज़ होता है। और राइज क्या करना है, किसी का स्टैंडर्ड बिलो है, लो है, और उसको हमें उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करना है, राइज करना है। तो यहाँ राइज का, ग्रो का मतलब है डेवलप, विकास, प्रगति, प्रोग्रेस, उन्नति, है ना, उसके सेंस में आएगा यहाँ। तो द गवर्नमेंट इज कॉन्फिडेंट दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बिगिन टू राइज अगेन सून, यानी उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो दोबारा से राइज होगा, डेवलप होगा। ठीक, यहाँ ये जो राइज है ना, यहाँ राइज का मतलब है चेंज इन अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब कोई चीज़ एक, उसका डायरेक्शन कैसा है, ऊपर की ओर, उसको उसमें उन्नति और प्रगति होनी है। ठीक है, ये है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी ऑप्शन सही हुआ। ठीक है, चलिए देखिए नंबर 4 देखते हैं। शेयरिंग हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज with colleagues does not involve loss of prestige or dash of the authority of an institute's head। अब देखिए, चलिए इसकी हिंदी लगाते हैं, पहले इसको सेंटेंस को फिर से पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। शेयरिंग हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अब हमें कुछ भी नहीं पता, मान लीजिए किसी का भी मीनिंग नहीं पता है, हम कहते हैं हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करने से विद कलीग्स, अपने कलीग्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब हम शेयर करते हैं तो इससे डज नॉट इन्वॉल्व लॉस ऑफ प्रेस्टीज, आपकी प्रेस्टीज जो है, आपका जो ऑनर है, उसका कोई लॉस नहीं होता है ना। डज नॉट इन्वॉल्व लॉस ऑफ प्रेस्टीज, आपकी प्रेस्टीज का लॉस नहीं होता। और अब आपको यहाँ प्रेस्टीज जैसा ही एक शब्द और लिखना है, दो चीज़ें हैं, एक तो इज्जत है और एक चीज़ और है, ऑफ द अथॉरिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूट्स हेड। अब ये कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी बेयर कर रहा है, इंस्टीट्यूट का हेड, किसी भी संस्था के हेड के अधिकार, जो उसका, उसकी जो अथॉरिटी है, जो उसकी पावर है, उसमें किसी तरह का क्या नहीं होता, लॉस नहीं होता। एक तो प्रेस्टीज में लॉस नहीं होता, दूसरा अब देखो डिटोरिएशन, डिक्रीज, डेमिनेशन और लॉस। देखिए आपने प्रमोशन और डिमोशन पढ़ा है ना, वो ये डिमिनिशन Yes, है। हाँ, तो अब ये कह रहे हैं कि डिटेरिएशन किस वर्ड में, किस सेंस में यूज़ होता है, इफ़ यू आर हेयर, आपका जो ग्राफ है, आप पढ़ रहे हैं और आपका ग्राफ जो है यहाँ है, ठीक है, वो ग्राफ धीरे धीरे बेंडिंग होने लगे, यहाँ आ जाए, फिर यहाँ आ जाए, पहले यहाँ आया, यहाँ आया, फिर यहाँ आएगा, तो हम क्या कहेंगे, धीरे धीरे आप डिक्लाइन हो रहे हैं, डिटोरिएट हो रहे हैं, आपकी जो प्रोग्रेस है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रही है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं चल रही है। आप क्या हो रहे हैं, आप मतलब ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी आपकी प्रोग्रेस में क्या हो रही है, कमी हो रही है, ह्रास हो रहा है, खराबी हो रही है। ठीक है ना, खराबी या बिगड़ रही है आपकी स्थिति। तो यहाँ डिटोरिएशन किस सेंस में यूज़ हुआ है, डिक्लाइन के फॉर्म में। किस फॉर्म में, डिक्लाइन के फॉर्म में। डिक्लिनेशन हो रहा है, आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही है, बल्कि आप डाउनवर्ड मूव कर रहे हो। और डिक्लाइन किस में हो रहा है, डिक्लाइन इन क्वालिटी, है ना।
अब कोई भी यदि किसी की हेल्प करता है तो किसकी क्या उसकी क्वालिटी में डिक्लाइन वर्ड ठीक रहेगा? अगला देखिए, चलिए फिर आपको खुद ही आप समझ जाएंगे। डिक्रीज का मतलब होता है, डिक्रीज माने होता है हाँ कमी होना, और या लेसन कोई चीज़ कम होती जाना, कमतर हो जाना, Yes. ठीक है। Sir. और फिर आ गया डिमोशन। डिमोशन माने होता, एक तो होता है कि ऑफिसेज में क्या होता है, आपका डिमोशन हो रहा है या प्रमोशन हो रहा है। प्रमोशन यानी आपकी पदोन्नति हो रही है, डिमोशन माने आपका डाउनफॉल, मतलब आपकी प्रमोशन का उल्टा है बेटा, मतलब आपकी हाँ अवनति हो रही है, मतलब आपका प्रमोशन हो रहा है, मतलब आपका प्रमोशन ना होके आपका डाउनफॉल हो रहा है, आपका Yes, ma'am. रिडक्शन हो रही है किसी तरह की। तो वो रिडक्शन किस तरह से हो सकती है? पोस्ट में हो सकती है, इम्पोर्टेंस में हो सकती है, पावर में हो सकती है। रिडक्शन ऑफ वैल्यू, इम्पोर्टेंस, पावर, मनी, है ना। हर सेंस में डिमोशन होता है। कोई आदमी पहले कोई ऑफिसर है, फिर उसका डिमोशन करके उसको नीचे वाले ग्रेड पर डाल दिया जाए तो उसका क्या क्या चला जाएगा? पावर चली जाएगी, इम्पोर्टेंस चली जाएगी ऑफिस में, और पैसे का भी उसको नुकसान होता है ना। और लॉस Yes, माने ma'am. तो आपको पता ही है, हानि होता है। अब देखिए ऑफिस के सेंस में डिटोरिएशन, देखिए शेयरिंग हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद कलीग्स डज नॉट इन्वॉल्व लॉस ऑफ प्रेस्टीज, यानी कहाँ गया, यहाँ से, अपने साथियों के साथ जो बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, जब कोई भी हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन उसको शेयर करता है तो उसका ना तो प्रेस्टीज कम होता है और ना ही उसका क्या होगा, क्या नहीं होता, और उसका किस चीज़ में कमी नहीं आती। कुछ समझ आ रहा है? किस चीज़ में कमी नहीं आती? एनी आंसर? C. हाँ, उसका प्रमोशन में कोई कमी नहीं आती, यानी उसका डिमोशन नहीं होता। यदि Yes, वो ma'am. अपने जो उसके अंडर में Yes, काम ma'am. कर रहे हैं, उसके या उसके सबॉर्डिनेट्स हैं या उसके कलीग्स हैं, उसके साथी हैं, यदि उनके साथ वो किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बेयर करता है, उसको शेयर करता है, तो ना तो उसकी क्वालिटी डिक्लाइन होती है, ये तो नहीं होना चाहिए, है ना। लेकिन ऑफिस के सेंस में उसमें उसकी वैल्यू में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि प्रेस्टीज का ही आपको और माने होता है या, तो आपको प्रेस्टीज ही लिखना है। प्रेस्टीज माने होता है सम्मान, Man. Yes, ma'am. है ना। तो लॉस और प्रेस्टीज, लॉस ऑफ प्रेस्टीज का मतलब होता है असम्मान, उसकी इज्जत की कमी। और देखिए यहाँ पे रिडक्शन ऑफ वैल्यू और इम्पोर्टेंस, यानी उसकी महत्व की कमी। ये ज़्यादा सही है ना? Yes, ma'am. महत्व की कमी, उसकी महत्ता कोई कम नहीं होती, महत्ता जो है महत्ता कम नहीं होती, महत्ता में कोई कमी नहीं आती। तो ये दोनों जो हैं वो सिनोनिम है, लॉस ऑफ प्रेस्टीज और डिमोशन, ये डिमिनिशन है ये, ठीक है ना। तो यहाँ करेक्ट वर्ड सी होगा। आपको क्लियर हो रहा है? ये थोड़े से डिफ़िकल्ट है बट आपका यही लेवल है, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। लास्ट ईयर का यही पेपर, एग्जैक्टली लास्ट ईयर नहीं लेकिन पिछले 10-12 सालों में कुछ इस तरह के आए हैं, मैंने वो ही लिए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतना क्लियर है ना? ये 4 सेंटेंस क्लियर है सभी को? Yes, Ma'am. ma'am. Yes, ma'am. चलिए सेंटेंस नंबर 5 Yes, ma'am. देखिए। द प्रॉब्लम ऑफ proliferation of nuclear arms is never going to be solved unless the two superpowers agree to। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं
इनका कहना ये है कि दो सुपर पावर्स हैं इस, मतलब हम आप देखेंगे हम कहते हैं कि दो सुपर पावर ही हैं, एक तो यूएसए है और एक रशिया है। आजकल चाइना बड़ी तेज़ी से उभर रहा है, बट ये दो सुपर पावर ऐसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर आर्म्स हैं, है ना, आणविक हथियार हैं जिनके पास। तो इनका जो प्रोलिफरेशन का प्रॉब्लम है, प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि इनका जो प्रसार है, इनका जो फैलाव है, इनका जो रैपिडली प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये जो इनका जो इंक्रीज इन नंबर है, इनका जो ये जो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, क्या, न्यूक्लियर आर्म्स। तो प्रॉब्लम क्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियर आर्म्स जब बढ़ रहे हैं तो समस्याएं बढ़ रही हैं। तो इन समस्याओं का जो सॉल्यूशन है वो जब तक नहीं हो सकता जब तक कि टू सुपर पावर्स अग्री, इस बात पर राज़ी हो जाएं। अब किस बात पर राज़ी हो जाएं, देखिए, अब यहाँ हम ग्रामर का यूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास टू है और टू के साथ यदि हम किस चीज़ के लिए तैयार राज़ी ना हो जाए तो ये हमें एक इन्फिनेटिव बनाना है। नॉन फिनिट वर्ब बनेगी और नॉन फिनिट वर्ब में टू लगा के जो बनती है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जब हम टू लगा के फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं, V1 लगाते हैं, तो इन्फिनेटिव बनता है। तो हमें सबसे पहले तो यहाँ वर्ब चाहिए। अब हमारे पास वर्ब में एक है, तो ये तो कट गया क्योंकि वर्ब से स्टार्ट नहीं है। यहाँ अंडरस्टैंड है, यहाँ सिट है और यहाँ मीट है। अब जब दो लोग बैठ के राज़ी हो जाएं किस चीज़ के लिए, अंडरस्टैंड ईच अदर, यदि एक दूसरे को अच्छे से समझ लें तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सिट टुगेदर, एक साथ बैठ जाए तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और मीट हाफ वे, देखिए मीट हाफ वे जो है वो एक तरह का ईडियम है, एक तरह का ईडियम है। ईडियम क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। इसका मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज़, और कॉम्प्रोमाइज़ क्या कर लें, किसी एग्रीमेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और एक एग्रीमेंट बना लें। एग्रीमेंट में क्या होता है, कुछ बातें एक तरफ की मानी जाती हैं और कुछ बातें दूसरी तरफ की मानी जाती हैं। दो पार्टीज़ हैं तो ठीक है, दो बातें आपकी मान ली जाती हैं, दो बातें आप मेरी मान लीजिए। तो दिस इज़ कॉल्ड मीट हाफ वे। मीट हाफ वे का मतलब आधी बातें तुम्हारी और आधी बातें मेरी। तो कैसी बन गई, पूरी बातें बन गई, है ना, एक पूरा एक एग्रीमेंट तैयार हो गया, एक एग्रीमेंट बन गया। तो अब क्या हुआ, द प्रॉब्लम ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर आर्म्स इज़ नेवर गोइंग टू बी सॉल्व्ड, तब तक सॉल्व नहीं हो सकते जब तक कि द टू पावर्स अग्री टू मीट हाफ वे, जब दोनों की दोनों एक दूसरे की बात मानने को तैयार हो जाएं या कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हो जाएं। दोनों ये कहें कि नहीं मेरी 3 बात मानो, तुम्हारी मैं 1 मानूंगा, तो एग्रीमेंट नहीं हो सकता ना। यस मैम। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर मीट हाफ वे इज़ द राइट वन, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए सेंटेंस नंबर 6 कहता है, योर केस इज सो यूनिक दैट आई एम नॉट गेटिंग एनी डैश इन द मैटर। अब यूनिक माने अलग है, यूनिक, यूनिक माने बिल्कुल अलग है। तुम्हारा केस इतना अलग है कि मुझे कुछ भी इस मैटर में कुछ भी क्या नहीं मिल रहा, मतलब आई एम नॉट गेटिंग एनी इन दिस मैटर, मतलब कुछ नहीं मिल रहा। अब क्या नहीं मिल रहा, रीज़न नहीं मिल रहा, मतलब रीज़न का मतलब हो गया कारण, हेल्प तो सहायता हो गई, कोई सहायता नहीं मिल रही। हैपनिंग का क्या मतलब होता है, कोई घटना नहीं मिल रही, कोई इवेंट, कोई हैपनिंग हुई हो वो भी नहीं मिल रही, या कोई प्रेसिडेंट यानी कोई पूर्व अनुमान नहीं मिल रहा, कोई पूर्व जानकारी, कोई पूर्व उदाहरण नहीं मिल रहा। देखिए जो ये उदाहरण,
ये जो प्रेसिडेंट होता है ना, PRECEDENT, ये जनरली यूज़ होता है जो केसेस होते हैं ना, प्रीवियस जो लीगल केसेस होते हैं ना, उन लीगल केसेस में पुराने जो नज़ीर, जिन्हें हिंदी में हम बोलते हैं नज़ीर, है ना, लीगल केसेस में जो पुराने केसेस के बोल जो सकते हैं डिसीजन सबूत। होते हैं, हाँ राइट, जो लीगल केसेस के डिसीजन होते हैं, लीगल केसेस के जो डिसीजंस होते हैं, तो उन पर क्या करते हैं, ये उसी को आधार बनाकर जो नया इस तरह का कुछ केस आता है, कुछ अलग भी हो, तो वो उसमें अपना डिसीजन दे देते हैं, निर्णय दे देते हैं। अब ये कह रहे हैं कि तुम्हारा केस इतना अलग है कि मुझे कोई नज़ीर ही नहीं मिल रही, तो क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? मैम मैम फोर्थ, डी। मैम डी। मेरा पेन खो गया। यस, डी इज द राइट वन। ठीक है, Yes, अब ma'am. देखिए सेंटेंस नंबर 7 देखिए, टेक पोजीशन ऑफ द रिकॉर्ड्स इमीडिएटली लीस्ट दे आर डैश विद। अब ये कह रहे हैं कि जो भी तुम्हारे रिकॉर्ड्स हैं पोजीशन के, मतलब जो तुम्हें मिलना है, मे बी पोजीशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और पोजीशन ऑफ एनीथिंग, तो उसको जल्दी से ले लो, अदरवाइज क्या होगा, लिस्ट माने अदरवाइज, दे आर, वो क्या कर सकते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स जो रिकॉर्ड्स हैं उनके साथ कुछ नेगेटिव सेंस आएगा, कुछ कर सकते हैं। अब क्या कर Destroy. सकते हैं, Remember हाँ। destroy. देखिए आप अभी बच्चे हो, यदि No, ma'am, कोई, destroy नहीं। हाँ अभी बताती हूँ, कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास है और यदि हम उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डिस्ट्रॉय का मतलब होता है बिल्कुल उसका नामो निशान ख़त्म कर देना, पूरी तरह उसका विनाश कर Yes. देना। तो जो अपोजिट पार्टी होगी ना, जिसने विनाश किया है, उसको कुछ नहीं मिलता है ना, क्योंकि सारा चार्ज उसके ऊपर चला जाता है, सारा उसके ऊपर इल्ज़ाम लग जाता है ना। इसीलिए कोई भी किसी रिकॉर्ड को क्या करता है, डिस्ट्रॉय नहीं करता है ना। डिस्ट्रॉय हम, Yes, yes. है ना, जो कोर्ट के केसेस होते हैं ना, उसमें उनके संग छेड़छाड़ तो की जा सकती है, उनको मैनिपुलेट तो किया जा सकता है, बट उनको डिस्ट्रॉय उस केसेस में ही होता है जब दूसरी वाली पार्टी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो। लेकिन क्या कह रहे हैं, टेक पोजीशन ऑफ द रिकॉर्ड्स, जल्दी से अपना पोजीशन ले लो, इमीडिएटली, तुरंत, लीस्ट दे आर इधर डिस्ट्रॉयड, मैन हैंडल्ड का तो मतलब होता मारपीट, हिटिंग और बीटिंग, यस तो हिट और बीट तो नहीं होगा, है ना, तो इसे तो हटा दो। अब मिस हैंडल करना, किसी चीज़ को कैसे करना, मतलब गलत तरीके से हैंडल करना, यस मिस हैंडलिंग। तो यदि आपके पास डॉक्यूमेंट्स है तभी तो आप मिस हैंडल करोगे, व्हेन यू डोंट हैव एनी डॉक्यूमेंट्स यू विल नॉट मिस हैंडल इट, सो ये भी नहीं होगा। अब हमारे पास दो हैं, टेम्पर्ड और डिस्ट्रॉयड। अच्छा, Yes, ma'am. टेम्पर्ड का Tempered मतलब, is the right. टेम्पर्ड का मतलब होता है छेड़छाड़ करना, और वो छेड़छाड़ ऐसी नहीं, छेड़छाड़ किसके साथ, डॉक्यूमेंट्स के साथ। Document के साथ. मतलब कैसे, यू विल मेडल, इधर यू विल मेडल, यानी कुछ हस्तक्षेप कर दें आप उसमें, हस्तक्षेप कर दें, या आप क्या कर दें उसमें, उसको मिस रिप्रेजेंट कर दें, उसका प्रेजेंटेशन आप अपने फेवर में कर दें, तभी तो आपको भी कुछ मिलेगा। आपको पता है पब्लिकली ma'am. जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यदि उसके डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो वो गवर्नमेंट को चली जाती सारा, कोई Yes, ऐसी ma'am. चीज़ है ना। तो उसमें क्या Yes, ma'am. करना है आपको, अपने डिस्ट्रॉय favor नहीं में करना है, टेम्पर्ड करना है। टेम्पर्ड। हमें यहाँ मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड लेके चलना है, जो बिल्कुल उस बात पे खरा उतरता हो, बिल्कुल एकदम फिट बैठता हो। चलिए देखिए, इसमें वोकैब का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितने ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ज़्यादा जल्दी और अच्छी तरह से आप इसे कर पाएंगे। देखिए, लेट अस टेक हिम अपॉन हिज वर्ड, आई सी नो रूम फॉर एनी डैश इन द मैटर। अब कोई कह रहा है लेट अस टेक हिम अपॉन हिज वर्ड, उसे अपने बात पर रहना चाहिए।
आई सी नो रूम फॉर एनी, मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज़ इस मैटर में किसी भी तरह की, अब क्या डुप्लिसिटी, डेविएशन, सिनिसिज्म या डिफरेंस, इसकी जगह नहीं है, जगह दिखाई नहीं देती। अब किस चीज़ की, डुप्लिसिटी की। डुप्लिसिटी क्या होता है? डुप्लीकेट जो लोग होते हैं क्या करते हैं, दोहरा भाव जो रखते हैं, है ना, इन्हें हम हिपोक्रेट्स भी कहते हैं। तो ये या तो दोहरे भाव वाले, दोहरा भाव लिख देती हूँ, या हिपोक्रेट्स भी कहते हैं, हिपोक्रेसी कह सकते हैं हम इसे। और डेविएशन का क्या मतलब होता है? डेविएशन का मतलब तो अलग ही है, इंक्लिनेशन होता है, मतलब कोई चीज़ कहीं किसी तरफ डेविएट हो रही है, मतलब दो पक्ष हैं तो उसका झुकाव दूसरी तरफ हो, तो यहाँ तो डेविएशन बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि ये बात कर रही है कि हम लेट अस टेक हिम अपॉन हिज वर्ड, उसे अपने शब्दों पर रहना चाहिए, अपनी बात पर रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस मामले में किसी तरह है बेटा। मैम डेविएशन मीन्स हटना। डेविएशन माने किसी भी तरफ झुकाव होना, इंक्लिनेशन होना। मैम झुकना। हाँ, झुकना, ओके राइट, ठीक है। और सिनिसिज्म का मतलब क्या होता है? सनक होता, सिनिकल है ये बहुत, है ना, तो या द्वेषी है, बहुत द्वेष रखता है, ईर्ष्या रखता है ना। और डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अलगाव, अलग है, अलगाव वाला है। अब देखो, अब ऊपर देखो जरा, इसको सेंटेंस के सेंस को समझने की कोशिश करो। लेट अस टेक हिम अपॉन हिज वर्ड, उसे अपनी बात पर रहने दो, रहना चाहिए। आई सी नो रूम फॉर एनी, अब देखो यहाँ पे क्या, आई सी नो रूम फॉर, इंक्लिनेशन तो होगा ही नहीं। आई सी नो रूम फॉर एनी सिनिसिज्म, यानी सनक की कोई जगह नहीं है, अलगाव की कोई जगह नहीं है, या हिपोक्रेसी की कोई जगह नहीं है, दोहरे भाव की, डुप्लिसिटी की। Yes, ma'am. Duplicity. डुप्लिसिटी, वाओ, वेरी गुड, राइट आंसर इज डुप्लिसिटी। मतलब आप डबल स्टैंडर्ड लेके चलें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि आप यहाँ पर कुछ और कह रहे हैं और पीठ पीछे कुछ और कह रहे हैं। तो मैं अपने शब्दों पर रहना चाहिए कि तुमने मेरे सामने कुछ और कहा और किसी और के सामने कुछ और कह दिया। वो हिपोक्रेट पीपल्स आजकल बहुत हैं, बहुत हिपोक्रेट पीपल हैं कि दे से समथिंग बिफोर यू एंड से अनदर थिंग बिहाइंड यू। तुम्हारे पीछे कुछ और बोलते हैं और सामने कुछ और बोलते हैं। तो डुप्लिसिटी विल बी द राइट आंसर। चलिए सेंटेंस नंबर 9 देखिए। द डैश आर्ग्यूमेंट्स पुट फॉर नॉट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट्स डिड नॉट इम्प्रेस एनीबडी। अब क्या है, ये कह रहे हैं कि जो ये आर्ग्यूमेंट्स हैं ये किसी को भी इम्प्रेस नहीं करते। किस तरह के आर्ग्यूमेंट्स? देखिए, यदि हम डिबेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और डिबेट में हम कुछ फैक्चुअल दे रहे हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, कुछ अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं, तर्क वितर्क दे रहे हैं, तो वो हर किसी को क्या करते हैं, इम्प्रेस करते हैं। लेकिन यदि आप ऐसे आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं जो फैक्चुअल नहीं है, जो इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो बिल्कुल कहते हैं ना सुपरफिशियली इम्पॉर्टेंट, मतलब बिल्कुल उथले उथले हैं, वो आप दे रहे हो आर्ग्यूमेंट्स, तो वो किसी को भी इम्प्रेस नहीं करते। जो चीज़ सबको पता है वो आप बता रहे हो, तो वो कुछ खास नहीं लगती, लोगों को इम्प्रेशन नहीं देती कोई। तो अब देखते हैं, चलिए इनमें किसका मीनिंग ऐसा है। देखिए, इनटेम्परेट। इनटेम्परेट का क्या मतलब है? इनटेम्परेट का मतलब है अनर्गल, मतलब बेफिजूल के, अनर्गल, इनटेम्परेट। इम्प्रॉपर, इमॉडरेट, कुछ भी कह सकते हो आप, है ना, इमॉडरेट। अभी सबका मीनिंग आपको यही लगेगा, लेकिन आप जब करोगे, अब ये इमॉडरेट का क्या मतलब होता है? इसको हम कहते हैं असंयमी। अब असंयमी का क्या मतलब हुआ? मतलब संयमित नहीं है, नॉट बैलेंस्ड,
इनटेम्परेट है, बैलेंस्ड नहीं है, असंयमित है, लैक ऑफ सेल्फ, मतलब हाँ सेल्फ कंट्रोल नहीं है, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, मतलब कुछ भी बोल दिया तो आलतू फालतू हो गया। चलिए, स्प्यूरियस का मतलब होता है फेक, झूठ, गलत गलत तथ्य देना, फेक आर्ग्यूमेंट्स करना, ठीक है। अब स्पेशियस का मतलब हो गया ऐसे आर्ग्यूमेंट्स करना विच यू आर जस्ट शोइंग द आर्ग्यूमेंट्स, कि आप यू आर स्पीकिंग समथिंग वेरी नाइस, आप कुछ बहुत ही अच्छा बोल रहे हैं, दिखावटी तर्क बोलते हैं इनको। यस मैम, दिखावा। दिखावा करना, दिखावटी तर्क देना, दिखावटी, अब आगे यदि आर्ग्यूमेंट्स लग गया तो दिखावटी है ना। और कन्विंसिंग ऐसे होते हैं जिनमें आप दूसरे को कन्विंस कर लेते हो कि हाँ दिस इज़ ट्रू, दिस इज़ रियल वन। आप सामने वाले को क्या कर लेते हो, विश्वास में ले लेते हो, आप उसको कन्विंस कर लेते हो, आप उसको यकीन दिला देते हो कि दिस इज़ ट्रू, है ना। तो आप यहाँ पर यकीन वाले तो हो गई नहीं, क्योंकि ये स्टेटमेंट कैसा है, नेगेटिव है। ये कह रहे हैं कि किसी को भी इम्प्रेस नहीं कर सकता, यहाँ पे जो हमें भरना है शब्द वो किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकता। तो कन्विंसिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि कन्विंसिंग वो होता है जो सामने वाले को कन्विंस कर ले, सामने वाला उससे राज़ी हो जाए, उसको रियल मानने लगे, ठीक है। तो ये तो गया। अब सबसे ऊपर जो है इनटेम्परेट, इसका मतलब होता है लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल, यानी आप असंयमित होकर कुछ भी बोल रहे हैं। तो ये तो आर्ग्यूमेंट्स के लिए तो नहीं आएगा, ये तो पर्सनैलिटी के लिए आएगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब हमारे पास दो बचे हैं, स्प्यूरियस और स्पेशियस। स्पीशियस, हाँ, स्प्यूरियस का मतलब होता है फेक, झूठा। अब ये तो झूठा हो गया, गलत हो गया, मिथ्या हो गया। तो जो चीज़ मिथ्या है वो तो सिरे से नकार दी जाती है, उसमें इम्प्रेशन की बात नहीं होती, वो तो आप किसी भी टीम से आउट ही कर दिए जाते हो, है ना। तो ये भी नहीं हुआ। अब आया स्पीशियस, इसका मतलब होता है कि आपने तथ्य तो बहुत सारे दिए, तर्क तो बहुत सारे दिए, बट आप यू आर नॉट एबल टू इम्प्रेस एनीबडी, आपको कोई प्राइज़ नहीं मिला आपने उस डिबेट में, क्योंकि आपने जो तथ्य दिए, जो आपने आर्ग्यूमेंट्स दिए, जो तर्क दिए, वो कोई भी बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग वाले नहीं थे, सब दिखावटी थे, सुपरफिशियल थे सब। तो यहाँ पर ये सही हो जाएगा स्पीशियस, ठीक है। स्पीशियस विल बी द राइट आंसर। ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए, डायरेक्टर ही सेड वुड डैश द मैटर एट वंस। अब डायरेक्टर ने क्या कहा, डायरेक्टर ही सेड, अब कोई एड्रेस कर रहा है अपने डायरेक्टर को और उसने कहा इन्विजिलेट द मैटर एट वंस, इन्विजिलेट द मैटर एट वंस, एक्सप्लोर द मैटर एट वंस, इन्वेस्टिगेट द मैटर एट वंस और सर्वे द मैटर एट वंस। देखिए कोई भी खबर चल रही है, कोई भी न्यूज़ है, तो क्या आती है कि उसका इन्विजिलेशन किया जाएगा। इन्विजिलेशन करना मतलब आपने देखा होगा, जो आपके रूम में जब आप एग्ज़ाम देते तो इन्विजिलेटर होते हैं ना। यस मैम। तो वो क्या करते हैं, आपको निगरानी करते हैं, निगरानी, है ना। वो आपके जस्ट वॉच यू। सो एयर इन्विजिलेट मीन्स कीप वॉचिंग, कीप वॉच, ठीक है। एक्सप्लोर माने क्या होता, किसी चीज़ को खोजना, एक्सप्लोर करना, है ना। तो यहाँ पर सर्च भी नहीं, खोजना। इन्वेस्टिगेट करना माने किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना। अभी यहाँ क्या आएगा, और सर्वे तो आपको पता ही है कि आपके पास कुछ स्टैंडर्ड ऑफ मोड्स होते हैं, उसमें आपको कुछ आपके पास लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं और आपको वो सर्वे करना पड़ता है, पूछना पड़ता है कि क्या ये सही है, ये गलत है। अब कोई भी मैटर है, उसका हमें क्या करनी है, खोज करनी है, निगरानी करनी है, जांच पड़ताल करनी है, या सर्वे करना है, क्या करना है, इन्वेस्टिगेट करना है। आपने पढ़ा होगा बहुत सारे मैटर होते हैं, सीबीआई अक्सर इन्वेस्टिगेट करती है मैटर को। डायरेक्टर ही सेड वुड इन्वेस्टिगेट द मैटर एट वंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,
आपका सेंटेंस नंबर 11 है, एवरीवन वाज डैश बाय सरप्राइज व्हेन एक सरप्राइज, अब सही हो गया। एवरीवन वॉज अबैश्ड बाय सरप्राइज व्हेन शी अनाउंस्ड हर प्लान टू मैरी दैट बॉय। किसी लड़के से शादी करने के लिए जब लड़की ने अनाउंसमेंट किया तो सभी लोग सरप्राइज से मूव कर गए, मतलब कहाँ गया, एक मिनट बेटा, हाँ, मूव कर गए, शेकन कर गए, टेकन कर गए या प्रिवेल्ड कर गए। अब इनका मीनिंग क्या क्या है देखिए। मूव, मूव करना क्या होता, मतलब इमोशन से मूव कर जाना, मूव्ड बाय द इमोशन, अफेक्टेड बाय द इमोशंस, कुछ इमोशनली दे लाइक हिल गए वो, ऐसा कुछ हुआ Yes, ma'am. है ना, अफेक्टेड विद इमोशन, तो मूव वर्ड आएगा। शेकन का क्या मतलब हुआ, शेकन क्या होता, कैसे हिल जाना, मतलब फिजिकली आप अप्स एंड डाउन्स, जर्क लग रहे हैं आपको तो यू आर शेकिंग, आप हिल रहे हो तो वो शेकन हो गया। और टेकन बाय सरप्राइज का मतलब होता है कि आप यू आर टेकिंग समथिंग एज अ सरप्राइज, मतलब एडमिरेशन के फॉर्म में भी आता है ये, अनएक्सपेक्टेडली आप सरप्राइज्ड हो गए, तो टेकन बाय अनएक्सपेक्टेडली सरप्राइज। अनएक्सपेक्टेडली आप डिलाइट हो गए और सरप्राइज हो गए। अभी तो आगे सरप्राइज वर्ड है इसलिए सरप्राइज डिलाइट होता तो डिलाइट। और प्रिवेल्ड का क्या मतलब होता है, प्रिवेल्ड का मतलब क्या होता है, मोर पावरफुल, मतलब सुपीरियर, आप इसको ऐसे समझ लो, सुपीरियर। अब यहाँ पर क्या आएगा देखो, एवरीवन वाज अफेक्टेड विद इमोशन व्हेन शी अनाउंस, क्या किसी को इमोशनल हो गए लोग, या अनएक्सपेक्टेडली डिलाइट B option. है बेटा, Taken. Taken. सी B आएगा, option. सी ऑप्शन, टेकन बाय सरप्राइज। चलिए सेंटेंस नंबर 12 देखिए आप, 12वां जो है, ऑन सेकेंड रीडिंग्स हिज पोएम स्ट्राइक अस एज सिंगुलरली डैश ऑफ सबलाइम इमोशन। जब उसकी पोएम को मैंने दूसरी बार पढ़ा तो मुझे सिर्फ एक ही, सिंगुलरली माने केवल एक ही चीज़ नज़र आई, सबलाइम इमोशंस जो थे, इमोशंस, ग्रेट इमोशंस, सबलाइम माने उत्कृष्ट तरह के इमोशंस, भाव जो हैं वो आए। लेकिन क्या आया, अब उसकी क्या खास बात लगी देखिए, एट्रीब्यूटिव, ये सब पोएम की विशेषता है, सिग्निफिकेटिव, सिम्टोमेटिक और इवोकेटिव। एट्रीब्यूटिव क्या होता है, जो भाषा की सुंदरता होती है ना, जब हम पहली बार कोई भी पोएम पढ़ते हैं तो उस पोएम में हमें शब्द दिखाई देते ना कि कितने एडजेक्टिव्स का यूज़ हुआ है, कैसी ग्रामर का इसमें यूज़ हुआ है, कितने इसमें अलंकार का यूज़ हुआ है, अलंकारिक भाषा। तो पहली बार की रीडिंग में तो हमें क्या होता है, सिर्फ उसकी भाषा की विशेषताएं दिखाई देती हैं, और ये तीनों भाषा की विशेषताएं देखिए। एट्रीब्यूटिव क्या होता है, वैसे गुणसूचक होता बट जिसमें विशेषण ज़्यादा हो, है ना, पिक्यूलियर हो थोड़ी सी, किससे पिक्यूलियर हो, विशेषण से, एडजेक्टिव हो जिसमें, ठीक है। और सिग्निफिकेटिव माने क्या होता है, जो बहुत अर्थसूचक हो, जिसमें काफ़ी आपको अर्थ, जब इतनी एट्रीब्यूटिव हो तो कितनी, सिग्निफिकेटिव का मतलब होता है जो बहुत मीनिंगफुल हो, Come to the point. हाँ, इंडिकेटिव, जिसके कई मीनिंग निकलते हैं ना, बहुत सारे मीनिंग हो जिसमें, तो वो सिग्निफिकेटिव। या सिग्निफिकेंस ऐसे भी होता है सिग्निफिकेटिव कि बहुत गहराई जिसमें हो, है ना, वो हो, काफ़ी डीप जिसका अर्थ हो। और सिम्टोमेटिक तो लक्षणात्मक होती है, ये भी एक विशेषता है। इंफॉर्मेटिव भी कह सकते हैं हम इसको, इंफॉर्मेटिव कर देते हैं इसको, देखिए, सिम्टोमेटिक मतलब इंफॉर्मेटिव हो।
तो जब हम पहली बार कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देते हैं, हमें उसकी भाषा कैसी है ये दिखाई देते हैं, उसमें कितने अर्थ हैं ये दिखाई देते हैं, वो कितनी इन्फॉर्मेटिव है ये दिखाई देते हैं। लेकिन हम जब सबलाइम इमोशन की बात जब हो ना, जब यहाँ सबलाइम इमोशंस की बात हो तो वो जब हमें कब दिखाई देते हैं, जब हम दूसरी बार पढ़ते हैं और विचारों में डूब जाते हैं। Yes, ma'am. Evocative. हाँ, तो ये जो विचारशील, जो विचारात्मक होते हैं ना, विचारशील पोयम, तब हमें उसका इमोशन समझ। इसलिए कई बारी को कहते हैं कि एक चीज़ को अभी तो आपने इसका सिर्फ उथला अर्थ पढ़ा है, आप इसके ओरिजिनल आपको सेंस को समझना है तो आप इसको दोबारा पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, तो है ना क्या वो जो फीलिंग ऑफ माइंड होता है ना, जो मन की जो भावनाएं होती हैं, जो विचार होते हैं, वो तभी समझ में आते हैं जब हम उसको सेकंड और थर्ड बार पढ़ते हैं। तो एवोकेटिव का मतलब हो गया यहाँ पर सजेस्टिव, या हो गया कि एलिवेटेड, मतलब इट ब्रिंग्स एलिवेटेड मेमोरीज और इमोशंस, या रेमिनिसेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर एवोकेटिव इज द राइट वर्ड, यहाँ पे हम इसको रेमिनिसेंट भी बोलते हैं, यानी जो उसके पुराने संस्मरण है वो सब याद आ जाते, पुरानी बातें याद आती, ब्रिंग मेमोरीज ऑफ द पास्ट, ठीक है ना। तो एवोकेटिव यहाँ पर सही होगा। चलिए 13 देखिए, इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर डैश दैट द प्रिंसिपल इज लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज स्टाफ। देखिए, इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर डैश, ये ब्लैंक है, दैट द प्रिंसिपल इज लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ हिज स्टाफ। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या लिखना है कि ये बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। क्या अब क्या होता जा रहा है कि प्रिंसिपल ने अपने स्टाफ के ऊपर कॉन्फिडेंस खो दिया है, उसका अपने स्टाफ के ऊपर से विश्वास उठ गया है। अब वो क्या होता जा रहा है, प्रोमिनेंट होता जा रहा है, कॉन्स्पिक्यूअस होता जा रहा है, मैनिफेस्ट होता जा रहा है, या एपरेंट होता जा रहा है। क्या आपको इसकी मीनिंग पता है? प्रोमिनेंट का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय प्रोमिनेंट? प्रोमिनेंट का क्या मतलब होता है? प्रोमिनेंट का मतलब होता है मुख्य, मेन, चीफ, ये मतलब होता है ना, मुख्य, प्रोमिनेंट। हाँ हाँ, राइट, ठीक है ना। तो उसका जो ये डोमिनेंट नहीं होता जा रहा, बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोमिनेंट, ये बहुत मुख्य क्या होता जा रहा। प्रोमिनेंट के साथ यू नीड अ नाउन। इट इज बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोमिनेंट व्हाट, क्या होता जा रहा है, मुख्यतः क्या होता जा रहा है, मुख्य क्या हो रहा है, उसका व्यवहार हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये वर्ड जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं है। मोर एंड मोर प्रोमिनेंट जो है वो प्रॉपर यूज़ नहीं है। देखो आप फिर से पढ़ो, इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोमिनेंट दैट द प्रिंसिपल इज लूजिंग द, ये इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर प्रोमिनेंट, ये ज़्यादातर और ज़्यादा चीफ होता जा रहा है, मुख्य होता जा रहा है। क्लियर Yes, है? ma'am. अच्छा, नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट को यूज़ करके देखते हैं। कॉन्स्पिक्यूअस को करते हैं। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब होता है विशिष्ट, Ma'am, to be अलग। noticed. हाँ, अलग भी होता है इसका मतलब। अब ये बिल्कुल अलग होता जा रहा है ना। अब क्या अलग होता जा रहा है? देखिए, मैनिफेस्ट माने प्रदर्शित होता जा रहा है, दिख रहा है, ये सामने हमें दिखाई दे रहा है, प्रकट हो रहा है, ठीक है ना। एक ये मैनिफेस्ट हो रहा है। और एपरेंट माने क्लियर, यस मैम, हाँ, साफ साफ। स्पष्ट। अब देखिए, इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर एपरेंट दैट द प्रिंसिपल इज लूजिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टाफ। ये बिल्कुल क्लियर होता जा रहा है, यानी जो प्रिंसिपल का बिहेवियर है उससे ये बिल्कुल स्पष्ट होता जा रहा है कि प्रिंसिपल ने अपने स्टाफ के ऊपर कॉन्फिडेंस खो दिया है। तो यहाँ पर हमें स्पष्ट होता जा रहा है, यस मैम।
ठीक है ना, तो डी जो है वो राइट आंसर है। चलिए सेंटेंस नंबर 14 देखिए, हेल्थ इज़ टू इम्पॉर्टेंट टू बी। अब जो स्वास्थ्य है वो बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब उसका क्या नहीं होना चाहिए, नेगेटिव है सारे वर्ड, निगलेक्टेड, डिटेस्टेड, डिस्पाइस, डिस्कार्डेड। हेल्थ ज़रूरी है इसलिए हमें उसे निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, डिटेस्ट नहीं करना चाहिए, डिस्पाइस नहीं करना चाहिए, डिस्कार्ड नहीं करना चाहिए। देखिए निगलेक्टेड का क्या मतलब है, निगलेक्टेड का मतलब होता है, व्हाट डू यू मीन बाय निगलेक्टेड? निगलेक्टेड मीन्स इग्नोर नहीं करना चाहिए हमें, वी शुड नॉट इग्नोर, हमें इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नजरअंदाज, है ना। और डिटेस्ट का क्या मतलब होता है कि हमें हेट, डिसलाइक, डिटेस्ट का मतलब होता है डिसलाइक करना, नापसंद करना, ठीक है। और डिस्पाइस का क्या मतलब होता है, कंटेम्प्ट, हेट, हेट या घृणा करना, है ना, ठीक है। और डिस्कार्डेड का मतलब होता है, देखिए जब हमारे कपड़े गंदे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो हम उसको क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। कोई भी चीज़ हमारे घर में खराब हो जाती है तो हम उसे क्या करते हैं, फेंक देते हैं उठा के, यस मैम, है ना, बाहर कर देते हैं, पीछा छुड़ा देते हैं उससे, गेट रिड ऑफ हो गया। अब देखिए हेल्थ इज़ टू इम्पॉर्टेंट, हेल्थ हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, उसको हमें नापसंद नहीं करना चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए, उससे पीछा नहीं छुड़ाना चाहिए, या उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। नेगलेक्टेड, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन राइट, बिल्कुल सही है। हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। एक्सक्यूज मैम, हाँ बेटा। मैम आपकी वॉइस की एको आ रही है। अच्छा अभी देखती हूँ क्या हो गया। सही है। अभी देखो, अभी ठीक लग रही है, आवाज़ सही आ रही है? यस मैम, सही है। चलिए देखिए सेंटेंस नंबर 15 देखिए, इवन अ डैश ग्लांस विल रिवील द मिस्ट्री। अब जो ग्लांस माने होता है दृष्टि, एक लुक ने जो है रिवील द मिस्ट्री, सारा रहस्य जो है रिवील कर दिया, दिखा दिया, प्रदर्शित कर दिया। अब जो वो एक ग्लांस है वो किस तरह की ग्लांस थी, किस तरह की नज़र थी, किस तरह की निगाह थी, क्रूड, क्रूड का मतलब होता है इनडिसेंट। अब इनडिसेंट का मतलब हो गया, मतलब इनडिसेंट का मतलब हुआ मतलब अशिष्ट, हिंदी में अशिष्ट। तो इनडिसेंट निगाह ने उसकी मिस्ट्री को रिवील कर दिया। या करसरी, करसरी माने होता है सरसरी, इसको हम शैलो भी बोलते हैं, या इसको हम कहेंगे सरसरी निगाह, ठीक है। क्रिटिकल माने होता है एक आलोचक की निगाह, है ना, है ना। और क्यूरियस माने होता है उत्सुक है कोई व्यक्ति, हाँ, तो वो उसके लिए जिज्ञासु की। तो अब किस तरह की निगाह ने मिस्ट्री को रिवील किया होगा, उसकी इवन, इवन लगा हुआ है, देखिए बहुत जल्दी समझ में आएगा। भी मतलब यदि क्रिटिकल हम लगाते, क्यूरियस तो नहीं होगा और क्रूड भी नहीं हुआ। अब हमारे पास कर्सरी और क्रिटिकल है, लेकिन कह रहे हैं इवन, मतलब उसने बहुत कम देखा, बहुत Yes, थोड़ा ma'am. सा देखा है, Critical. सरसरी निगाह से देखा और मिस्ट्री जो है रिवील हो गई। तो कर्सरी विल बी द राइट आंसर। मैम बी ऑप्शन। हाँ बी ऑप्शन सही होगा। देखिए 16 देखिए, लाइक एनी अदर कंट्री इंडिया हैज़ इट्स डैश शेयर ऑफ सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशंस सभी जगह हैं, अंधविश्वास सभी जगह है, लेकिन
दूसरे देशों की तरह इंडिया ने शेयर किए हैं सुपरस्टिशन। कैसे? पिक्यूलियर। पिक्यूलियर का क्या मतलब होता है? विशेष, कुछ अलग सुपरस्टिशंस करे हैं, है ना, यूनिक करे हैं। या फेयर, शेयर से लगेगा। देखिए जो भी आएगा वो सुपरस्टिशन से नहीं आएगा, शेयर से आएगा। तो पिक्यूलियर शेयर है, फेयर शेयर है, प्रॉपर शेयर है या अबंडेंट शेयर है। अबंडेंट माने होता पर्याप्त मात्रा में, काफी, प्रचुर, प्रचुर अबंडेंट। मात्रा। प्रॉपर का मतलब हो गया उचित, ठीक है। और पिक्यूलियर का मतलब हो गया विशेष। और फेयर शेयर का मतलब हो गया हाँ रीजनेबल। एक महीने से देखिए ये इसका मतलब है रीजनेबल। अब क्या मतलब होगा? लाइक एनी अदर कंट्री इंडिया हैज इट्स फेयर शेयर। पिकुलियर ए ऑप्शन नो मैम, बेटा फेयर ही बी होगा। होगा, ए ऑप्शन विशेष नहीं है। Yes, सुपरस्टिशन ma'am, सब B, जगह fair. लगभग एक जैसे, सभी अपने सुपरस्टिशन को विशेष कहते हैं। सभी को लगता है हमारे यहाँ बिल्ली का रास्ता काटना बुरा माना जाता है और जापान में बिल्ली का रास्ता काटना शुभ माना जाता है। तो सबके लिए वो पिक्यूलियर है, हमारे लिए वो पिक्यूलियर है, उनके लिए वो पिक्यूलियर है। तो पिक्यूलियर तो हम नहीं रखेंगे, है ना। फिर प्रॉपर जो सुपरस्टिशंस है उनका जो शेयर है वो उचित मात्रा में है, वो भी हम नहीं कह सकते। हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे यहाँ मान लीजिए कोई 10 सुपरस्टिशंस हैं जो माने जाते हैं, कहीं पे वो 12 तो वो उचित हैं, उचित मात्रा में है। हो सकता कम हो, ज़्यादा हो, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है, नहीं पता। दूसरा अबंडेंट, यानी सारे सिर्फ हमारे यहाँ ही सुपरस्टिशंस हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। आप देखो अभी आप यदि पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यूरोप वगैरह में तो बहुत ज़्यादा लोग इन पे बिलीव करते हैं। मतलब कई तरह के, जापान Yes, में, yes, चीन में तो बहुत देर आर सो मैनी सुपरस्टिशंस, बहुत सारे हैं। तो यहाँ फेयर शेयर आएगा, मतलब रीजनेबल है, ना बहुत ज़्यादा है, ना बहुत कम है, ना उचित है, ना विशेष है। Yes, ma'am. तो बी जो है वो आंसर इसका सही होगा। देखिए सी, देखिए हिंदू किस बात पे बिलीव करते हैं? that from the cycle of birth and rebirth can be attained only by good deeds। कि जन्म और मतलब जन्म होना और फिर पुनर्जन्म होना वो अच्छे कर्मों पे डिपेंड करता है, अच्छे कर्मों से मिलता है। मतलब कहते हैं ना कि जन्म और ये पुनर्जन्म के खेल से के इससे क्या इससे मुक्त हो जाता है आदमी और वो उसे मोक्ष मिल जाता है ना। तो वो हिंदू किस बात पर बिलीव करते हैं कि जो ये साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ है वो कैन बी अटेंड ओनली बाय गुड डीड्स। अच्छे यदि हम कर्म करेंगे तो जो जन्म और पुनर्जन्म का जो ये साइकिल है, क्रम है, अब इससे क्या मिल जाएगा ये हमें यहाँ भरना है। बॉन्डेज का मतलब हो गया बंधन मिल जाएगा, तो बंधन तो नहीं मिलेगा। डिलीवरेंस का मतलब होगा मुक्ति मिल जाएगी। देखिए डिलीवरी तो जो सामान का वितरण होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो वितरण मिल जाएगा नहीं। रिटायरमेंट का क्या मतलब होता है? कार्य से मुक्ति, कार्य मुक्ति। हम वी आर डूइंग समथिंग मीन्स वी आर डूइंग अ जॉब और आफ्टर रिटायरमेंट तो वो कार्य से मुक्ति मिलती है। तो क्या सही होगा? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, कि जन्म और पुनर्जन्म से अच्छे कर्म करने के बाद हमें मुक्ति मिल जाएगी। सेंटेंस नंबर 18 देखिए, फिर से वॉइस गड़बड़ आने लगी। नो मैम, सही आ रही है वॉइस तो। अच्छा देखिए, इट इज़ वेरी डैश annoying, exhausting, exciting और exasperating to miss one's train by half a minute। ये कहते हैं कि यदि ट्रेन आधे मिनट से छूट जाए, बिल्कुल हाफ अ मिनट से छूट जाए, तो जो व्यक्ति है उसकी क्या सी फीलिंग्स होती है? annoying होती है, exhausting होती है, exciting होती है। और तो exciting तो नहीं होती, ये हटा दिया। exhausting नहीं होती, ये हटा दिया।
अब हमारे पास दो ऑप्शन है, एनोइंग और एग्जिस्परेटिंग। एनोइंग का मतलब होता है गुस्सा आता है ना, गुस्से वाली भावनाएं आ यस जाती मैम, एनोइंग। हैं। और एग्जिस्परेटिंग माने पता क्या होता है? एग्जिस्परेटिंग का मतलब होता है ऐसे, मतलब क्रोध तो आने ही आना, लेकिन क्रोध के साथ एक अजीब सी इरिटेशन होना, मतलब बिल्कुल नागवार गुजरना वाली स्थिति जो होती है ना, वो Yes, होता है। ma'am. तो एग्जिस्परेटिंग मतलब होता है इंटेंसली इरिटेटेड हो जाते हैं आप। Yes, ma'am. D option is right. हाँ, ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ जो बिल्कुल प्रॉपरली यूज़ होंगे और इनको आपको इन्हें अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो डी ऑप्शन इज बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि इसका मतलब होता है नागवार, नागवार। ठीक है। 19 देखिए, द ऑफिसर वॉज डैश विथ इमीडिएट इफेक्ट। अब ऑफिसर इमीडिएट इफेक्ट से क्या कर दिया गया? प्रोसिक्यूटेड कर दिया गया, चार्जशीटेड कर दिया गया, सस्पेंडेड कर दिया गया या डिबार कर दिया गया। कोई भी ऑफिसर था, उसने कोई ऑफिशियल क्राइम किया और उसको क्या करेंगे? प्रोसिक्यूट करेंगे, स्पेंड करेंगे। Suspended. सस्पेंडेड, वेरी गुड, सस्पेंड करेंगे उसे। बाकी सबके मीनिंग पता है। प्रोसिक्यूट माने तो मुकदमा चलाना, तो मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। चार्जशीट दाखिल नहीं की जाएगी मुकदमे में जो की जाती है। डिबार कर देना, क्या होता है? डिबार करना यानी प्रतिबंधित कर देना, उसको एक्सक्लूड कर देना। एक्सक्लूड नहीं करते, थोड़े टाइम के लिए उसको सस्पेंड कर देते हैं, निलंबन कर देते हैं, उसका निलंबित कर देते हैं। Yes, ma'am. सेंटेंस नंबर 20 देखिए, फॉर मोर देन अ डिकेड नाउ डैश इंडियन विलेजर्स हैव बीन डैश टू टेलीविजन प्रोग्राम। अब ये कह रहे हैं फॉर मोर देन अ डिकेड नाउ, कह रहे हैं डिकेड माने क्या होता है? 10 वर्ष से ज़्यादा हो गए जब से जो इंडियन विलेजर्स हैं उनको टेलीविज़न प्रोग्राम में अब क्या किया जाने लगा है? कस्टम्ड किया जाने लगा है, एक्सपोज्ड किया जाने लगा है, ओपन किया जाने लगा है या अट्रैक्ट किया जाने लगा है। देखिए, कस्टम्ड माने होता आदी होना, तो ये तो नहीं हो रहा, आदी तो नहीं किया जा रहा। अट्रैक्ट किया जाना, वो भी नहीं हो रहा। तो या तो एक्सपोज किया जा रहा है या ओपन, क्या किया जाएगा? एक्सपोज किया जाएगा। Yes, ma'am. Exposed. ठीक है ना? उनको क्या किया जा रहा है? उजागर किया जा रहा है ना? एक्सपोज का मतलब होता है उजागर करना या अनवेल्ड करना, उजागर करना। ठीक है। अब आपका आज क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने 20 सेंटेंसेस किए और नेक्स्ट जो है वो आगे के सेंटेंसेस हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ये आपका आज सेंटेंस जो हमने ये जो किए हैं, ये आपका पार्ट 2 था और इसमें हमने कई सारे नए शब्द सीखे। आज हमने एक तो ये सीखा कि पानी या किसी भी लिक्विड से जलने को इंग्लिश में हम स्काल्डेड कहते हैं। आप इनको Yes, नोट ma'am. करते जाइए, तो ये आपको रिवीजन करने में या आपकी वोकैब को बढ़ाने में बड़े काम आने वाले हैं। ठीक है। और सिजल्ड माने क्या होता है? गुस्से से झुलस जाने को कहते हैं। बाउंडेड तो सबको पता है, स्क्रॉच्ड भी पता है, बट स्काल्टेड और सिजल्ड मुझे लगता है आपको शायद नया लगे। फिर ठीक है, फिर हमने यहाँ पर सीखा, ये तो हमने समझ लिया कि भाई रिफ्रेन भी पता होगा आपको, रिफ्यूट भी पता होगा, रिफ्यूज़ भी और रिफ्यूज भी। तो ये देयर इज़ नथिंग न्यू। आज हमने एक नया शब्द और सीखा यहाँ पर, मीट हाफ वे, जो एक ईडियम होता है जिसका मतलब होता है कॉम्प्रोमाइज़ करना। ठीक है ना? और कॉम्प्रोमाइज़ करना तभी कोई किसी एग्रीमेंट को करना जिसमें दोनों की कंडीशंस को माना जाए। ठीक है। फिर हमने यहाँ पर एक नया वर्ड सीखा, प्रेसिडेंट, जिसका मतलब होता है लीगल केसेस में जो नज़ीर होती है उसके लिए यूज़ होता है जो वर्ड।
यहाँ हमने एक नया शब्द और सीखा, टेम्पर्ड। टेम्पर्ड, डिस्ट्रॉयड आपको पता है, मिसहैंडल्ड आपको पता है, मैन हैंडल्ड आपको पता है। टेम्पर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को मिस रिप्रेजेंट करना, गलत तरीके से रिप्रेजेंट करना, वो टेम्पर्ड होता है। ठीक है, फिर हमने और यहाँ पर एक शब्द और नया सीखा, स्पीशियस, जिसका मतलब होता है दिखावटी। इनटेम्परेट भी पता नहीं मुझे आपको कौन कौन से आपको नए लगे शब्द, बट जो मुझे लगता है कि बच्चों को जनरली नहीं पता होते हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो ये आप जिसका मतलब होता है कि हम सुपरफिशियली कोई भी आर्गुमेंट दे रहे हैं, हमें उसका कुछ उसकी गहराई नहीं पता है, बस वी आर जस्ट डूइंग कि हम शो कर रहे हैं कि ये बहुत कुछ हम इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं, तो ये स्पीशियस हो गया। तो इस तरह के हमने बहुत सारे आज नए शब्दों को सीखा और मुझे लगता है कि आपको इन शब्दों को पढ़ के समझ आया होगा और आपको ये भी समझ आया होगा किस तरीके से हम हमारा सोचने का तरीका क्या होना चाहिए जब हम किसी भी इस तरह की कोई भी एक्सरसाइज को हम जब सॉल्व करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को एक बात पूछनी है मैम, टेम्पर्ड हम मैम किसी व्यक्ति के वो किसी वस्तु के साथ कर सकते हैं या फिर किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी के साथ भी कर सकते हैं? टेम्पर्ड कहाँ पे आएंगे? देखिए बेटा, टेम्पर्ड हम कभी भी पर्सनालिटी के साथ नहीं कर सकते, बस वस्तु के साथ ही कर सकते हैं। जब हम किसी चीज़ में किसी चीज़ को हम मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम किसी चीज़ को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम उस किसी चीज़ में छेड़छाड़ कर रहे हैं। हम किसी व्यक्ति के साथ छेड़छाड़ के लिए कभी भी टेम्पर्ड वर्ड का यूज़ नहीं करते। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है बेटा, चलिए थैंक यू मैम, हैव अ नाइस ये आज आपके लिए थैंक यू मैम। ओके बेटा, बाकी आगे कल Thank you, ओके, बाय बाय।